हंगरी के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न जाने क्यों वे केवल भारतीय यात्रियों के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम गैस्पर है। मैं बुडापेस्ट के फेरेंक लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन इमिग्रेशन विभाग में काम करता हूं। हंगरी पुलिस के आव्रजन प्रमुख के रूप में मुझे यहां 5 साल हो गए हैं। जब भी मैं उस थका देने वाली कुर्सी पर बैठता हूं, एक गहरी आह भरता हूं। पासपोर्ट लेना, बायोमेट्रिक्स की पुष्टि करना, वीजा और ठहरने के रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच करना, यही मेरी दिनचर्या है। यात्रियों के लिए यह तनावपूर्ण क्षण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बस एक नीरस काम है। खासकर हाल के समय में जब सुरक्षा जांच को बहुत काड़ा कर दिया गया है। हंगरी, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के अवैध प्रवासियों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट की भूमिका निभाता है। वे अक्सर हंगरी के रास्ते पश्चिमी यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार ने 2015 के संकट के बाद से सीमाओं पर काए घेरे और सख्त प्रबंधन लागू किया है। सरकार ने अवैध प्रवासियों को तुरंत पकड़ने और निर्वासित करने की प्रणाली बनाई है। इसके बावजूद प्रयास जारी हैं। पहले मध्य पूर्व से लोग अधिक आते थे, लेकिन अब कुछ पड़ोसी देशों से अवैध रूप से रुकने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज की कतार लंबी होने वाली थी। विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी कहानियों और चेहरों के साथ मेरे सामने खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी के चेहरे पर डर। इन भावों को पट्टाना मेरे काम का हिस्सा बन गया था। पहला यात्री एक अमेरिकी व्यवसायी था। मैंने उसके दस्तावेज देखे, कुछ सवाल पूछे और आत्मविश्वास से भरे जवाब पाकर प्रवेश की मुहर लगा दी। फिर एक ब्रिटिश परिवार आया। बच्चे उत्साहित थे, वे छुट्टियां मनाने आए थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने दिया। इन क्षणों में मुझे एहसास होता है कि मेरा एक निर्णय किसी की यात्रा या जीवन बदल सकता है। हाल ही में मुझे और अधिक सतर्क रहना पड़ रहा है। आतंकवाद का खतरा, जाली पासपोर्ट और अवैध प्रवास जैसी समस्याओं के कारण प्रक्रिया जटिल हो गई है। एक दिन एक यात्री के पासपोर्ट की जांच करते समय मुझे कुछ संदिग्ध लगा। आमतौर पर मैं उसे तुरंत सेकेंडरी स्क्रीनिंग, दूसरी जांच के लिए भेज देता, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। मेरे अंतर्ज्ञान ने कहा कि वह एक निर्दोष यात्री है। मैंने नियम से थोड़ा हटकर उससे विस्तार से पूछा। उसने ईमानदारी से बताया कि उसका पासपोर्ट गलती से वॉशिंग मशीन में गिर गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था। नियमों के अनुसार उसे रोकना अनिवार्य था, लेकिन मैंने उसके ईमानदार व्यवहार पर भरोसा किया। मेरा फैसला सही निकला। बाद में मुझे पता चला कि वह एक बड़ा उद्योगपति था जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक के लिए आया था। मेरी वजह से उसका अनुबंध सफल रहा। इससे मैंने सीखा कि नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके भीतर मानवीय निर्णय भी आवश्यक है। एक सुबह कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण था। सहकर्मी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। पता चला कि पड़ोसी देशों से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। वे पर्यटन या पढ़ाई के नाम पर आते हैं और वीजा खत्म होने के बाद वापस नहीं जाते। हंगरी सरकार ने एशियाई यात्रियों, विशेषकर भारतीयों की जांच को और कड़ा करने का निर्देश दिया था। शुरुआत में मुझे लगा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही है, लेकिन जल्द ही मुझे बुरा लगने लगा। निर्देश था कि न केवल संदिग्ध देशों बल्कि भारतीय यात्रियों पर भी सख्त नियम लागू किए जाएं। तर्क यह था कि कुछ अन्य देशों के लोग भारतीय जैसे दिखते हैं और भारतीय पासपोर्ट का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि भारतीय यात्री आमतौर पर नियमों का पालन करने वाले और ईमानदार होते हैं। निर्दोष यात्रियों को परेशानी में डालना मुझे कचोट रहा था, लेकिन मैं सरकारी आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था। उस दिन से जब भी मैं किसी भारतीय यात्री को देखता, मेरा मन भारी हो जाता। दस्तावेज पूरे होने के बावजूद मुझे उनसे अतिरिक्त सवाल पूछने पड़ते। कभी कभी उन्हें सेकेंडरी रूम में ले जाना पड़ता। उनके भ्रमित चेहरों को देख मेरा दिल टूट जाता। एक बार एक भारतीय परिवार आया। बच्चे भारत से हंगरी की यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन नियमों के कारण मुझे उन्हें अलग ले जाना पड़ा। 2 घंटे की जांच के बाद उनकी बेगुनाही साबित हुई। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। बच्चों की उदासी देखकर मैंने खुद से पूछा, क्या यह सही है? एक दोपहर भारतीय यात्रियों की संख्या काफी अधिक थी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला मेरे पास आई। उसने अपना भारतीय पासपोर्ट दिया और हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते कहा। मुझे पासपोर्ट और उसके चेहरे में कुछ सूक्ष्म अंतर लगा। मैंने पूछा, आप भारत में कहाँ रहती हैं? उसने झिझकते हुए कहा, दिल्ली। मैंने आगे पूछा, दिल्ली में कहाँ? उसका जवाब धीमा था, चाणक्यपुरी।
आमतौर पर भारतीय अपने घर का पता तुरंत बता देते हैं। मैंने एक प्रयोग किया। मैंने उससे उसकी क्षेत्रीय भाषा, मान लीजिए पंजाबी या तमिल में एक साधारण सवाल पूछा। वह बिल्कुल सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। मुझे यकीन हो गया कि वह भारतीय नहीं है। जैसे ही मैंने उसे सुरक्षाकर्मियों को सौंपने की कोशिश की, वह चिल्लाई और भागने लगी। मेरे सहकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वह एक पड़ोसी देश की नागरिक थी जो भारतीय बनकर अवैध रूप से प्रवेश करना चाहती थी। इस घटना ने मुझे हिला दिया। मैं खुश था कि मैंने उसे पकड़ा, लेकिन दुखी था कि अब निर्दोष भारतीयों पर संदेह और गहरा हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं केवल दस्तावेज नहीं देखूंगा, बल्कि यात्रियों के साथ संवाद करके सच्चाई पहचानूंगा। मैंने भारतीय संस्कृति, त्योहारों और क्षेत्रीय बारीकियों के बारे में पढ़ना शुरू किया, ताकि बातचीत के माध्यम से असलियत जान सकूं। फिर एक दिन मेरी मुठभेड़ एक भारतीय परिवार से हुई। वे 4 लोग थे। उनकी आंखों में हंगरी देखने की चमक थी, लेकिन मुझे निर्देशानुसार उन्हें रोकना पड़ा। जब मैंने अतिरिक्त दस्तावेज मांगे तो पिता ने अंग्रेजी में पूछा, क्यों? हमारे कागजात में क्या कमी है? मैंने शांत रहकर समझाया कि यह नई नीति है। उन्होंने गुस्से में कहा, हम अपराधी नहीं हैं, हम गर्वित भारतीय नागरिक हैं, हमें इस तरह मत देखिए। उस समय मुझे अपनी जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना के बीच संघर्ष करना पड़ा। अंततः उन्हें जांच कक्ष में ले जाया गया। बच्चे ने पूछा, मम्मी, क्या हमने कुछ गलत किया है? उस मासूम सवाल ने मेरा दिल चीर दिया। 1 घंटे बाद उन्हें अनुमति मिल गई। मैंने उनसे दिल से माफी मांगी। वक्त के साथ जांच और कड़ी होती गई। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की हिम्मत जुटाई। मैंने कहा, निर्दोष यात्रियों, विशेषकर भारतीयों को परेशान करने से हमारे देश की छवि खराब हो रही है। मेरे बॉस ने कहा, गैस्पर, सुरक्षा सर्वोपरि है। मैंने हार नहीं मानी और डेटा के साथ समझाया कि केवल राष्ट्रीयता के आधार पर शक करना गलत है। मैंने एक नई प्रणाली का प्रस्ताव दिया। बॉस ने मुझे 1 महीने का समय दिया। मैंने और मेरे सहकर्मियों ने कड़ी मेहनत की। हमने नए तरीके अपनाए, केवल पासपोर्ट नहीं, बल्कि यात्री का पिछला रिकॉर्ड, उनका पेशा और यात्रा का उद्देश्य। हमने भारतीय यात्रियों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया। 1 महीने बाद परिणाम अद्भुत थे। अनावश्यक जांच 30% कम हो गई, यात्री संतुष्टि 50% बढ़ गई और सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। इसी दौरान मेरी मुलाकात मिस्टर शर्मा से हुई, जो एक भारतीय व्यवसायी थे। वे ऑटोमोबाइल उद्योग के सिलसिले में हंगरी आते रहते थे। जब मैंने उनसे अतिरिक्त सवाल पूछे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं गैस्पर, आप अपना काम कर रहे हैं और यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनकी परिपक्वता ने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने कहा, बदलाव कठिन है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, यही मायने रखता है। आज जब मैं किसी भारतीय यात्री को देखता हूं तो मैं नमस्ते के साथ उनका स्वागत करता हूं। पासपोर्ट केवल एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन व्यवहार वह अदृश्य पासपोर्ट है जो दिलों के रास्ते खोलता है। कहानी 2, बार्सिलोना की गलियां और विश्वास का बंधन। स्पेन में एक भारतीय छात्रा और चोर का आरोप। नमस्ते, मैं मारिया हूं और स्पेन के बार्सिलोना में रहती हूं। एक समय था जब मुझे एशियाई लोगों से नफरत थी। मेरा पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां मुझे लगा कि सभी एशियाई देश पिछड़े और गरीब हैं। मेरा शहर बार्सिलोना अपनी वास्तुकला, साग्राडा फैमिलिया और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक समस्या भी है, अवैध प्रवासी। मेरे इलाके एल रावल में पाकिस्तान, भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बहुत से लोग रहते हैं। स्पेन सरकार अक्सर इन लोगों को वैध होने का मौका देती है, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे पिता एक निर्माण स्थल पर काम करते थे। उन्होंने हमेशा एशियाई लोगों को अपनी बेरोजगारी का कारण माना। वे कहते थे कि ये लोग कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए काम नहीं बचता। घर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। मेरी माँ को भी काम पर जाना पड़ा। हमारे इलाके का किराया बढ़ गया और अपराध की खबरें आने लगीं। मेरे माता पिता अक्सर कहते थे कि काश ये सब यहाँ से चले जाएं। इसी नफरत के साथ मैं बड़ी हुई। इसके बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। मैंने बार्सिलोना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यह यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से छात्र आते हैं, जिनमें कुछ भारतीय भी थे। मैं शुरू में उन्हें अनदेखा करती थी, यह सोचकर कि वे भी वैसे ही होंगे जैसे मेरे पड़ोस के लोग। लेकिन मेरे कुछ दोस्त भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड फिल्मों, योग और वहाँ के खाने के दीवाने थे। मेरे पास एक पुराना फोन था और मैं केवल पढ़ाई और काम पर ध्यान देती थी। मैंने 1 साल तक किसी एशियाई छात्र से बात नहीं की। दूसरे साल मैंने कल्चरल क्लब ज्वाइन किया। वहां मैंने एक अजीब बात देखी।
क्लब में पड़ोसी देशों के छात्र भी थे, लेकिन भारतीय छात्रों और उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। भारतीय छात्र शांत और विनम्र थे, जबकि कुछ अन्य देशों के छात्र बहुत शोर मचाते थे। मेरी दोस्त लूसिया ने बताया कि एक बार इतिहास की कक्षा में बहस हुई थी, जहां एक छात्र ने दावा किया था कि भारत की संस्कृति उनकी चुराई हुई है। तब से उनके बीच बातचीत बंद थी। धीरे धीरे मैंने भारतीय फिल्में देखना शुरू किया। उनकी कहानियां और संगीत इतने गहरे थे कि मैं प्रभावित हुए बिना न रह सकी। मैंने पहली बार एक भारतीय छात्रा अंजलि से बात की। वह बहुत सुसंस्कृत और बुद्धिमान थी। मैंने गौर किया कि भारतीय छात्र दूसरों की बात ध्यान से सुनते थे, जबकि कुछ अन्य छात्र हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए चिल्लाते थे। तभी एक घटना घटी। क्लब में एक दिन भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी। एक चीनी छात्रा रूपांतरित संदर्भ में, मान लीजिए एक प्रतिद्वंद्वी छात्रा ली, चिल्लाने लगी, चोर चोर। ली ने दावा किया कि उसने अपना महंगा ब्रांडेड पर्स मेज पर रखा था और वॉशरूम गई थी, और जब लौटी तो पर्स गायब था। उस समय कमरे में केवल अंजलि थी, जो फिल्म की तैयारी कर रही थी। ली ने अंजलि पर बहुत गंदे आरोप लगाए। उसने यहां तक कह दिया कि भारत एक गरीब देश है, इसलिए यहां के लोग चोरी करते हैं। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने अपना बैग खाली कर दिया, लेकिन पर्स नहीं मिला। उस दिन फिल्म नहीं दिखाई गई। कुछ हफ्ते बाद मैं उस रेस्तरां में काम कर रही थी जहां मैं पार्ट टाइम वेट्रेस थी। वहां मैंने ली को अपने दोस्तों के साथ देखा। उसने अपने बैग से वही लाल रंग का पर्स निकाला जिसे उसने चोरी बताया था। वह शान से उससे पैसे निकाल रही थी। मैं दंग रही थी। आज के लाल रंग के गहन गई। मैं उसके पास गई और पूछा, क्या तुम्हें पर्स मिल गया? वह सकपक आ गई और हकलाते हुए बोली, हाँ, वह वॉशरूम में ही था। शायद अंजलि ने डर के मारे वहीं रख दिया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। ली ने झूठ बोला था और अंजलि को पूरे कॉलेज के सामने अपमानित किया था। अगली क्लब मीटिंग में मैंने सबके सामने ली से पूछा, क्या तुमने अंजलि से माफी मांगी? ली ने बेशर्मी से कहा, माफी क्यों? भारत के लोग वैसे भी संदिग्ध होते हैं। मुझसे रहा नहीं गया। मैं चिल्लाई, ली, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें रेस्तरां में वह पर्स इस्तेमाल करते देखा है। तुम कहती हो भारत गरीब है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे इलाके में जितने भी अवैध प्रवासी पकड़े जाते हैं, उनमें मैंने कभी किसी भारतीय को अपराधी की तरह नहीं देखा। वे मेहनत करते हैं, कानून का पालन करते हैं। और तुम, जो खुद को अमीर कहती हो, तुम्हारी सोच कितनी पिछड़ी है। पूरा क्लब शांत हो गया। ली अपना सामान उठाकर चली गई। उसके जाने के बाद बाकी छात्रों ने अंजलि को गले लगाया। हमें एहसास हुआ कि हमारी नफरत अज्ञानता से उपजी थी। अब हमारे क्लब में भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। हमने साथ मिलकर भारतीय खाना बनाना सीखा। अंजलि और उसके दोस्तों ने हमें दिखाया कि भारत एक विकसित और महान सभ्यता है। निष्कर्ष, इन दो कहानियों ने हमें क्या सिखाया? हंगरी का अधिकारी गैस्पर और स्पेन की मारिया दोनों ने अपनी पूर्वग्रहों की धुंध को साफ किया। उन्होंने देखा कि भारतीय होना केवल एक पासपोर्ट नहीं, बल्कि एक व्यवहार है, एक संस्कार है। पासपोर्ट सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है, लेकिन ईमानदारी, करुणा और सम्मान वे अदृश्य वीजा हैं जो लोगों के दिलों में प्रवेश दिलाते हैं। दुनिया भर में हम जहां भी जाएं, हम अपने देश के प्रतिनिधि होते हैं। अंजलि की गरिमा और मिस्टर शर्मा की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। आज गैस्पर हिंदी में नमस्ते कहता है और मारिया भारतीय मित्रों के साथ दीपावली मनाती है। दीवारें अब पुल बन चुकी हैं। विश्वास का यह सफर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। धन्यवाद कि आप इस कहानी के साथ अंत तक बने रहे। उम्मीद है कि यह आपके दिल में भी मानवता की एक लौ जलाएगी।